हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ भारत और समकालीन विश्व का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम आप देखो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप यहाँ पर देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है। प्रश्न 1, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो अब आपको कुछ समूह दिए हैं और जो औपनिवेशिक काल में जो वन प्रबंधों में आए जो परिवर्तन थे उनके कारण ये जो आपको समूह दिए गए हैं यहाँ पर आप देखो। ठीक है, इनमें किस तरह के प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला आप देखो क्या दिया है आपको, झूम खेती करने वालों को किस तरह वो यानी कि वो किस तरह से प्रभावित हुए जो झूम खेती करते थे। तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, झूम खेती आपको पता होगा कि झूम खेती का मतलब क्या है, जो एक जगह से दूसरी मतलब अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठीक है, खेती करने की। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, देखो झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया, यानी कि उनको जबरदस्ती वनों से हटा दिया, उनके घरों से हटा दिया और उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया। जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोह में भाग लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला, यहाँ पर घुमंतु और चारवाहा समुदायों को किस तरह से प्रभावित हुए। ठीक है, वो किस तरह से प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमड एवं चारवाह समुदाय के लोगों को, ठीक है, यानी क्या क्या देखो, लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल पत्र एकत्रित नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता था और यदि पकड़े जाते तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी और इनमें से कुछ समुदायों को अपराधी कबीले भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह की उन्हें परेशानियां होती थी। फिर अगला क्या है यहाँ पर देखो, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को किस तरह से वो यानी कि किस तरह से प्रभावित थी। ठीक है, अब आप देखो लकड़ी जब काटना वहां से मना कर दिया गया तो किस तरह के उन पर प्रभाव पड़ेंगे वो हम देखो यहाँ पर। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के वन लुप्त होने लगे थे। ठीक है, बलूत यानी कि एक पेड़ होता है। ठीक है, उसके जो वन थे वो लुप्त होने लगे थे, यानी कि उनकी संख्या घटने लग गई थी। ठीक है, यानी कि वो इतनी तेजी से कट रहे थे कि लगभग खत्म हो गए थे। ठीक है, आगे आप देखो लुप्त होने लगे थे, जिसने शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की किल्लत पैदा कर दी। अब जो शाही नौसेना थी, ठीक है, उसके लिए क्या हुई, लकड़ी की कमी पड़ने लगी, किल्लत पड़ने लगी, यानी कि बहुत मतलब उनको जरूरी था, वो उनको चाहिए था लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। ठीक है, 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्त भारत की, ठीक है, अब जो अंग्रेजी जो खोजी थे वो दस्तें क्या होंगी, भारत की वन संपदा का यहाँ पर आप देखो अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। अब यानी कि जो भारत के जो वन थे उनका वो अन्वेषण करने के लिए आए। ठीक है, देखने के लिए आए यहाँ क्या है कैसा है, और एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी का भारत से निर्यात किया गया। व्यापार पूर्णतः सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था और ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में वन उत्पादों में व्यापार कर सकेंगे। आगे आप देखो लकड़ी, ठीक है, वन्य उत्पादों का व्यापार करने वाली कुछ कंपनियों के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। वे अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वनों को काटने लग गए। ठीक है, अब उसके बाद अगला आप देखो यहाँ पर है कि आपके पास बागान मालिक किस तरह से प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय कॉफी रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। अब इसलिए क्या हुआ, देखो औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर आधारित अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिया। इससे क्या हुआ, देखो इन क्षेत्रों की बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत कम लाभ कमाया। ठीक है, बहुत लाभ कमाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। नए वन्य कानूनों के कारण मजदूर का इसका क्या हुआ, विरोध भी नहीं कर सकते थे, और क्योंकि यही उनकी क्या थी, आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट आपके पास क्या दिया यहाँ पर, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को किस तरह से प्रभावित हुआ। ठीक है, वो किस तरह से प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, देखो
ब्रिटिश लोग बड़े जानवरों को खतरनाक समझते थे और उनको क्या करते थे, विश्वास था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे भारत को सभ्य बनाएंगे। वे बाघ, भेड़िए और अन्य बड़े जानवरों को मारने पर यह कहकर इनाम देते थे कि वे किसानों के लिए खतरा थे। परिणाम स्वरूप खतरनाक जंगली जानवरों के शिकार को प्रोत्साहित किया गया, जैसे ही बाघ और भेड़िया आदि 80,000 बाघ और यहाँ पर आप देखो 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए 1875 से 1925 की अवधि के दौरान इनाम के लिए मार डाले गए। अब आप देखो कितने सारे जानवरों को यहाँ पर मार दिया गया, 80,000 तो बाघ और करीब यहाँ पर 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए। सिर्फ आप देखो यहाँ से 1875 से 1925 यानी कि सिर्फ 50 साल की अवधि में इतने सारे जानवर उन्होंने मार दिए। ठीक है, अब आप देखो सरगुजा के महाराज ने सन 1957 तक अकेले ही 1157 बाघों और 2000 तेंदुओं का शिकार किया था। अब आप देखो जो सरगुजा के महाराज थे उन्होंने सन 1997 तक अकेले ही, ठीक है, अपने आप यानी कि किसी और की सहायता न लेकर इतने सारे बाघ और इतने तेंदुओं का शिकार कर लिया था। ठीक है, और एक अंग्रेजी प्रशासक जॉर्ज यूल ने 400 बाघों का शिकार किया। अब आप देखो कितने सारे बाघ और जानवर यहाँ पर मारे गए। आगे आप देखो प्रश्न 2 आपके पास क्या है, देखो बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी। ठीक है, तो जो बस्तर और जावा के जो औपनिवेशिक वन प्रबंधन थे उनमें आपको समानताएं बतानी है। उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, देखो बस्तर में वन प्रबंधन अंग्रेजों के हाथों में और जावा में डचों के हाथों में थे। तो ये जो पॉइंट्स आप याद रखें कि बस्तर में जो वन प्रबंधन थे वो अंग्रेजों के हाथों में थे और जो जावा में थे वो डचों के हाथों में थे। ठीक है, अब आप देखो किंतु दोनों सरकारों का उद्देश्य एक ही था। अब दोनों का जो मकसद था वो एक ही था। क्या था, देखो दोनों ही सरकारें अपनी ज़रूरतों के लिए यानी क्या करते थे, अपनी उनकी जितनी ज़रूरत थी उसके लिए लकड़ी चाहती थी। ठीक है, और उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ने ही ग्रामीणों को घुमंतु खेती करने से रोका। दोनों ही औपनिवेशिक सरकारों ने स्थानीय समुदाय को विस्थापित करके वन्य उत्पादों का पूर्ण उपयोग कर उनको पारंपरिक आजीविका के कमाने से रोका। ठीक है, आगे आप देखो क्या है लिखा यहाँ पर, बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए काम मुफ्त में किया करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के काम की मांग जावा में देखो अब ब्लेडांग और यहाँ पर आप देखो डिएनस्टेन, ठीक है, ब्लेडांग डिएनस्टेन प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। तो ये जो वर्ड्स है ना, ठीक है, आप देखो ब्लेडांग डिएनसेट, ठीक है, इसको आप याद रखें, डिएनस्टेन। आगे आप देखो जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुआ, जिन्हें क्या हुआ, अंततः कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 में जावा में यहाँ पर आप देखो कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी प्रकार 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 3 हमारे पास क्या है। देखो प्रश्न 3 में है आपके पास सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। ठीक है, और इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका आपको बतानी है। पहला पॉइंट इसके अंदर आपको दिया है रेलवे। ठीक है, तो रेलवे की जो भूमिका है आपको बतानी। ठीक है, आप देखो 1850 में रेलवे के विस्तार ने एक नई मांग को जन्म दिया। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही सैनिक टुकड़ियों के आवागमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेल के इंजन चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और यहाँ पर आप देखो एवं रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर लकड़ी के बने हुए जो कि पटरियों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक थे, सभी के लिए लकड़ी चाहिए थी। 1860 के दशक के बाद से रेलवे के जाल में तेजी से विस्तार हुआ। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, एकाधिक मात्रा में क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो पेड़ काटे गए। ठीक है, 1850 के दशक में अकेले मद्रास आप देखो प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। ठीक है, 35,000 पेड़ वो हर साल काट लेते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकार ने निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइन के आप देखो इर्द गिर्द, ठीक है, और ये इर्द गिर्द यानी कि उसके आसपास जंगल तेजी से गायब होने लगे। ठीक है, जहाँ जहाँ रेल की पटरी थी वो बन रही थी, उसके आसपास के जितने भी जंगल थे वो सब के सब काटे जा रहे थे। ठीक है, अब जहाज निर्माण में किस तरह का यहाँ पर इनका भाग था। ठीक है,
तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो 19वीं सदी में प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल गायब होने लगे थे, जिससे अंततः शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति के समस्या पैदा कर दी। अब आप देखो समुद्री जहाज़ों के बिना शाही सत्ता को बचाए एवं बनाए रखना कठिन हो गया था, इसलिए 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को भारत से निर्यात किया गया। आगे आप देखो, अगला है यहाँ पर आपके पास कृषि विस्तार में किस तरह की इनकी भूमिका थी। तो देखो 19वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक सरकार ने सोचा कि वन अनुत्पादक थे, ठीक है। आगे आप देखो, वनों की भूमि को व्यर्थ समझा जाता था, जिसे क्या होता है जुताई के अधीन लाया जाना चाहिए, ताकि उस भूमि से राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही कारण था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए वाणिज्यिक फसलों जैसे कि जूट, चीनी, गेहूं एवं कपास की मांग बढ़ गई और औद्योगिक उत्पाद जैसे कि आप देखो उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी, इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया, ठीक है। और इस प्रकार भूमि को जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। अगला आप देखो यहाँ पर घ पॉइंट आपका क्या है, व्यावसायिक खेती पर, ठीक है। तो इसका घ का उत्तर आप लिखोगे, देखो वानिकी में प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया। प्राचीन वनों के विभिन्न प्रकार के पेड़ों को उपयोगी नहीं माना गया, उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए और उन्हें बागान कहा जाता था। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आकलन किया और वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाए। उन्हें काटे जाने के बाद इनका स्थान व्यवस्थित वन लगाए जाने थे। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। अगला आप देखो यहाँ पर आगे अगला आपको दिया है चाय कॉफ़ी के बागान। तो अब आप देखो इसको आप किस तरह से लिखोगे, देखो यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिया। इन क्षेत्रों की बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफ़ी के बाग लगा दिए गए, ठीक है। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर क्या किया, बहुत लाभ कमाया। घुमंतु खेती करने वाले जले हुए वनों की जमीन पर बीज बो देते और पुनः पेड़ उगाते। जब ये चलते जाते तो वनों की जो देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं बचता था, एक ऐसी चीज जो उन्होंने अपने पैतृक गांव में प्राकृतिक रूप से की होती थी, ठीक है। अगला आप देखो यहाँ पर चौ है आपके पास आदिवासी और किसान, ठीक है। तो इन पे किस तरह का प्रभाव पड़ा आप देखो, वे सामान्यतः घुमंतु खेती करते थे, जिसमें वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता था। आगे आप देखो, मानसून की पहली बरसात के बाद राख में बीज बो दिए जाते थे और यह प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें क्या होता था, हमेशा जंगल की आग का खतरा बना रहता था, ठीक है। अब आगे आप देखो अगला प्रश्न आपके पास है प्रश्न 4, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते थे। अब जब युद्ध होता था उससे तो जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता था, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। आप देखो युद्ध से वनों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता था। जैसे कि आप देखो यहाँ पर भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे और इस अंधाधुंध विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई वनों को प्रभावित करती है, ठीक है, क्योंकि वे बहुत तेजी से खत्म होते हैं जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो अब जब लड़ाई होगी तो उस टाइम पे क्या किया, बहुत स्पीड से यानी कि बहुत तेजी से वनों को काटा गया। अब काटे तो उनको इतनी स्पीड से गया कि उस स्पीड से वो उग नहीं सकते। आपको पता है पेड़ों को उगने में कई साल लगते हैं, ठीक है, कई दशक लगते हैं। अगला पॉइंट आप देखो यहाँ पर है जावा में जापानियों के कब्जा, ठीक है, जापानियों के जो कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर, ठीक है, भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत अब ये जो उनकी नीति है, ठीक है, किसकी नीति थी, ये थी डचों की नीति। जिस नीति क्या थी, वो भस्म कर भागो, ठीक है, नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों
और यहाँ पर आप देखो सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए जिससे वे ये जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन्य ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का अपने युद्ध कारखानों के लिए यहाँ पर आप देखो निर्ममता से दोहन किया। ठीक है, बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया और युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। तो क्लास 9 आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 9 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।